हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे DDL की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो, एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कमांड्स होती है। उन कमांड्स को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। जैसे DDL है, DML है, DCL है, TCL है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में है DDL और DML, दो टाइप की जो कमांड्स हैं वो होती हैं। अब DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी हम यहां पर क्या क्या कर सकते हैं। हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल्स क्रिएट करने हैं, डेटाबेस जो टेबल्स बना रहे हैं उनका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना है, यानी अपडेट वगैरह करना है, या जो डेटाबेस या जो टेबल्स वगैरह बनाई है उनको डिलीट वगैरह करना है। ऐसे सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर DDL के अंदर कर सकते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि आपके पास में देखो स्कीमा बनाना पड़ता है। जब भी आप एसक्यूएल के अंदर काम कर रहे हो तो आपको करना क्या होता है, आपको जब डेटाबेस बनाना होता है और डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनानी होती है तो उस टेबल का स्ट्रक्चर पहले से ही आपको, यानी स्कीमा पहले से ही तैयार रखना पड़ता है कि हमें इतने कॉलम्स रखने हैं, इस कॉलम के अंदर इस कॉलम का ये नाम रहेगा, ये डेटा टाइप रहेगा, ये इसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा। ये सारी चीजें होती है स्कीमा, यानी टेबल का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, स्कीमा तैयार होता है, वो पहले से आपके पास में पता होता है आपको। और फिर उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं DDL के थ्रू। और यहां पर हम सेट करते हैं डेटा टाइप लगाना, कॉन्स्टेंट्स लगाना, सिक्योरिटी वगैरह। ये सारी चीजें किससे सेट करते हैं, और ये सारी चीजें हमारी जो आती है, ये सारी कमांड्स जो हमारी आती है वो आती है DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करना। तो सबसे पहला अगर मैं पार्ट की बात करूं यहां पर, तो हमारे पास में आता है सबसे पहला स्टेप जो है वो क्रिएटिंग ए डेटाबेस इन MySQL। MySQL जो है, जो RDBMS है, उसके अंदर आप डेटाबेस कैसे बनाओगे। सर अब डेटाबेस क्या होता है वो पहले ही मैं बता चुका हूं, पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया था कि डेटाबेस क्या होता है। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि डेटाबेस का मतलब हो गया कि एक ऐसा स्टोरेज, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आप टेबल्स वगैरह स्टोर करके रखोगे। ये इतना एक नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि आप क्या कर सकते हो, अपने पीसी के अंदर कितने भी डेटाबेस बना सकते हो। जो RDBMS सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर कितने भी डेटाबेस बना सकते हो। अब हर एक डेटाबेस का एक नेम होता है भाई, आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस को उसका क्या होता है, नेम होता है। और उसी डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स होती है। ये जो टेबल्स बनती है ये डेटाबेस के अंदर बनती है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में डेटाबेस का नाम होना चाहिए कि किस नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने की अगर मैं बात करूं, सिंटैक्स की बात करूं, तो आपको क्रिएट स्टेटमेंट यूज में लेता है, यानी क्रिएट स्टेटमेंट यूज में आपको लेना पड़ेगा। क्रिएट स्टेटमेंट के बाद में आपको लिखना पड़ेगा डेटाबेस, यानी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास में होगा क्रिएट डेटाबेस। और यहां पर आपको आगे स्पेस देके लिखना पड़ेगा डेटाबेस का नाम, जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसका आपको आगे नाम देना होगा। डेटाबेस में पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, और आगे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अब ये जो हमारा जो लेसन होगा ये थ्योरेटिकल लेसन होगा, इसके बाद में इसका सबका हम क्या करेंगे, आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अब हमारा जो चैप्टर आगे चलने वाला है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस पे है। तो हम साथ साथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स भी जो क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे, जो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे उनको सबको प्रैक्टिकल के अंदर भी देखेंगे। तो डेटाबेस ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा, यानी आपको MySQL का सॉफ्टवेयर ओपन करना, उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा MySQL का प्रॉम्प्ट दिखेगा, यानी MySQL प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं MySQL प्रॉम्प्ट। इसके आगे आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे हम स्टूडेंट डेटाबेस एक डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट अटेंडेंस नाम लिखेंगे, और जैसे आप नाम लिखे एंटर दोगे तो आपके पास में यहाँ पर आउटपुट में दिखेगा क्वेरी ओके 1 रोज अफेक्टेड 0.02 सेकेंड, यानी आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कि आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आप उस डेटाबेस के अंदर भी तो एंटर करोगे। भाई आपके पास में क्या होगा, जैसे मान लो आपका पीसी है, उसके अंदर आपने डेटाबेस बनाया, यानी MySQL का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपने डेटाबेस जैसे ही क्रिएट किया,
तो आपके पास में हो सकता है 2 या 3 डेटाबेस आपने बना लिए। अब जिस डेटाबेस के अंदर एंटर करके वहां पर टेबल्स वगैरह क्रिएट करोगे, तब उस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यानी एक डेटाबेस को चूज करना पड़ेगा, एक डेटाबेस के अंदर एंटर करना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूज स्टेटमेंट यूज में लेना होगा। यानी डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करने के लिए डेटाबेस को हम डेटाबेस का जो स्टेटमेंट है हमारा एसक्यूएल का यूज स्टेटमेंट, उसको यूज लेंगे। यूज डेटाबेस का नाम, यानी यहां पर जैसे आप लगाओगे माई एसक्यूएल, और यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूज लगाना पड़ेगा। सर क्या हम यहां पर कैपिटल में ही लिखें? नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप स्मॉल लेटर में भी लिखोगे क्योंकि नॉट कैश सेंसिटिव है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो भी आप अपनी जो क्वेरीज लिख रहे हो उनको किसी भी तरीके से आप लिखो, कोई इश्यू नहीं आएगा। और यहाँ पर आगे आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, और जिस डेटाबेस का आप नाम दोगे उस डेटाबेस के अंदर आप एंटर कर जाओगे। यानी उसके अंदर आप एंटर करने का मतलब अब जो भी काम करोगे, टेबल्स वगैरह क्रिएट करना, सब कुछ सारी चीजें वो उसी डेटाबेस के अंदर होगी जिस डेटाबेस के अंदर आपने एंट्री ली है। इतना कंप्लीट होने के बाद में हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि उस डेटाबेस के अंदर, जो डेटाबेस के अंदर हमने एंट्री की है, उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती है, उन टेबल्स को देखने के लिए कि कितने टेबल्स हैं हमारे पास में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो टेबल्स को यूज लेना पड़ेगा। यानी शो टेबल्स नाम का हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। तो शो टेबल्स जैसे ही आप लिखोगे तो वहां पर आपके पास में एक टेबल दिखेगी, जिस टेबल के अंदर आपके जितने भी जो टेबल्स हैं उनका सबका नाम दिखेगा, यानी जो टेबल्स हैं उनका नाम दिखेगा। व्हेन ए डेटाबेस इज फर्स्ट क्रिएटेड इट इज एम्प्टी। भाई जब आप पहली बार क्रिएट करोगे, जब डेटाबेस आपने क्रिएट किया उसमें टेबल्स ही क्रिएट नहीं की, तो फर्स्ट टाइम पे जब आप डेटाबेस बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, उसके अंदर कोई टेबल नहीं रहेगी। अब उस डेटाबेस के अंदर अगर टेबल्स देखना चाहते हो कि है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड यूज लेनी पड़ेगी, शो टेबल्स, जो अभी हमने यहाँ पर देखी कि माई एसक्यूएल के आगे आप क्या लिखोगे, शो टेबल्स लिखोगे। लेकिन कब लिखोगे, जब आप उस डेटाबेस के अंदर होगे। आप शुरुआत के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर लिया और सीधा जाके शो टेबल्स लिखोगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डेटाबेस के अंदर एंट्री नहीं किए। तो आप जब डेटाबेस के अंदर एंटर करोगे, उसके बाद में जब आप यहां पर शो टेबल्स लगाओगे तो उस डेटाबेस की जितनी भी उसमें अंदर टेबल बनी हुई है वो शो होगी। अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी सेट दिखेगा। एम्प्टी सेट का मतलब हमारे पास में यहां पर कोई टेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि जब भी आप डेटाबेस बना लोगे और उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाओगे, तो अब आपको क्या करना होगा, अपनी टेबल्स क्रिएट करनी होगी। अब टेबल क्रिएट करने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्कीमा आपके पास में पहले से होना चाहिए कि हमारे पास में जो टेबल है वो नाम क्या रहेगा टेबल का, कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स कितने रहेंगे, किस एट्रीब्यूट का क्या नाम रहेगा, किस टाइप का उसमें डेटा रहेगा, क्या कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे उसके ऊपर। ये चीजें इसीलिए मैंने पहले बताई थी कि डेटा टाइप क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें उस स्कीमा के अंदर वो सारी चीजों की जरूरत होगी। तो आफ्टर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहां पर हमने बनाया कौन सा, स्टूडेंट अटेंडेंस। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी कि टेबल डिफाइन करें। हम यहां पर टेबल डिफाइन करने का मतलब टेबल का हम स्ट्रक्चर तैयार करें, जिनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशंस। यानी टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेबल्स को। मैंने पहले भी बताया कि हमारे RDBMS के अंदर टेबल्स को रिलेशन बोला जाता है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, रोज को रिकॉर्ड्स या टपल्स बोलते हैं। तो यहां पर हम डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, और हर एक टेबल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। और एट्रीब्यूट का कोई ना कोई एक नाम होगा, और उसका एक डेटा टाइप होगा, और उसका कॉन्स्टेंट्स होगा। यानी 3 चीजें हमें फिक्स करनी है, कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के साथ में उसका डेटा टाइप और उसका कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स मैंने पहले ही बताया था, ये जो रूल्स आप लगा रहे हो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बनाओ उस टाइम पे रूल्स डिफाइन करो, कोई जरूरी नहीं है। आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो, बनाने के बाद में आप डिफाइन करना चाहो कभी भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपनी टेबल के अंदर। जो भी अपने यानी जो ये बनाया है कॉन्स्टेंट्स वगैरह, रूल्स वगैरह लगाए, उनको मॉडिफाई कभी भी आप कर सकते हो। तो सर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर? तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक सिंटैक्स यूज में लेंगे, और उस सिंटैक्स को हम बोल देंगे क्रिएट टेबल। जैसे हमने डाटाबेस बनाया था तो वैसे ही हम क्रिएट करेंगे। देखो क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है, क्रिएट स्टेटमेंट एक्चुअल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करता है और टेबल क्रिएट करता है। क्रिएट स्टेटमेंट का क्या काम है,
डेटाबेस को क्रिएट करना और टेबल को क्रिएट करना। तो अब हम यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा। जैसे ही क्रिएट टेबल लिखोगे उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके आगे हमें टेबल का नाम लिखना है, क्योंकि टेबल का जो नाम लिखोगे वो टेबल का नाम ही आपका क्या होगा, यहाँ पर डिसाइड होगा कि हमारी टेबल का क्या नाम है। इसलिए क्रिएट टेबल के आगे आपको टेबल का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है और पैरेंथेसिस में पहले कॉलम का नाम यानी एट्रीब्यूट फर्स्ट का नाम लगा के स्पेस देना है। स्पेस देके उस एट्रीब्यूट का आपको क्या करना है, उसका डाटा टाइप डिफाइन करना है और उसके बाद में उसका कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना है। डेटा टाइप डिफाइन करके कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करोगे, कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, एक तो डाटा टाइप लगा दोगे और एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लगा दोगे। कॉन्स्टेंट्स मैंने पहले ही बताया था मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लगाते हो तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। फिर दूसरे कॉलम का नाम आएगा, फिर उसका डेटा टाइप, फिर उसका कांस्टेंट, नहीं है तो खाली छोड़ दो, फिर तीसरा कॉलम, इस टाइप से चलता रहेगा यानी एन तक, मतलब जितने भी आपके पास में कॉलम रहेंगे वो उतने कॉलम्स आप बना लीजिए। लास्ट में आपको पैरेंथेसिस को बंद करना है और सेमीकोलन लगा के एंटर दे देना है। एंटर दे दोगे तो आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर नई लाइन में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हो। मैंने पहले ही बताया था जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो तब तक क्या होता है, आपकी जो टेबल्स हैं यानी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी आप जब कंप्लीट ये लगा दोगे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको एंड करने के लिए आप क्या कर लोगे, उसको एंड करने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अब आपने मान लो सेमीकोलन नहीं लगाया और एंटर दे दिया तो आपके पास में जो आपका प्रॉम्प्ट है इस टाइप से दिखने लग जाएगा, यानी लाइन चेंज में इस टाइप से दिखने लग जाएगा और उससे क्या होगा, आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। उस लाइन में भी आप कुछ भी जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो और फिर आप एंटर दोगे तो फिर से आपके पास में अगली लाइन में भी इस टाइप से आ जाएगा। और आपने सेमीकोलन लगा के फिर एंटर दिया, इसका मतलब आपने चाहे गलत लिखा हो चाहे आपने सही लिखा हो, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब एरर आएगी या फिर क्वेरी ओके होगी वो उस डिपेंड करता है उसकी, जो आपने जो स्टेटमेंट लिखा वो सही है या गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा, हमारी जो डेटाबेस है स्टूडेंट अटेंडेंस, उसमें कुछ टेबल्स बनी हुई है और उसका स्ट्रक्चर भी पहले से तैयार किया हुआ है यानी स्कीमा तैयार किया हुआ है। उन्हीं टेबल्स को हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली जो टेबल होगी उस टेबल का नाम है हमारे पास में स्टूडेंट। स्टूडेंट जो टेबल है वो बनानी है। सर उसमें क्या क्या है, सबसे पहले अगर एट्रीब्यूट के नाम की बात करूं तो यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास में, रोल नंबर है, एस नेम है, एस डेट ऑफ बर्थ है और GUID है यानी गार्जियंस की आईडी। ये हमारे कॉलम्स के नाम हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर रोल नंबर जो है वो कैसा होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट्स की हमें लेने हैं। इसका मतलब इसका डेटा टाइप हम इंट रख सकते हैं और इसको हमें बनाना है प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्राइमरी की हमें बनानी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एस नेम की तो इसकी वेरिएबल लेंथ है। एस नेम कितना भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर का हो सकता है, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, तो इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर की वेरिएबल लेंथ लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर वैर कर लेंगे और इसको नॉट नल कांस्टेंट देंगे, मतलब खाली नहीं रखना है। नेक्स्ट एस डेट ऑफ बर्थ अगर बात करें तो डेट वैल्यू आएगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि डेट वैल्यू जब आती है तो उसका डेटा टाइप डेट होता है और इसको भी हम खाली नहीं करेंगे, यहाँ पर नॉट नल रखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर GUID तो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, कंसिस्ट ऑफ 12 कैरेक्टर्स, यानी 12 कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे, 12 डिजिट्स हैं। तो 12 डिजिट्स जो रहेंगे। अब एक चीज यहाँ पर आप देखो कि सर आपने इंट क्यों नहीं लिया, यहाँ पर इन्होंने कैर क्यों लिया है। देखो मैंने पहले ही बताया था फिक्स जो वैल्यू होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैर ले सकते हैं जब हमें उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने होते हैं। तो हमें यहाँ पर GUID पे कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं, इसलिए हमने कैर 12 ले लिया फिक्स के लिए और इसको फॉरेन की बनाएंगे। अब इसको अगर फॉरेन की आप बनाओगे तो भैया आपके पास में ये जो टेबल बनी हुई है, जो गार्जियंस वाली कोई और टेबल है, जो सेकेंडरी टेबल है, उसके अंदर ये जो GUID है पहले से बनी हुई होनी चाहिए और वहां पर ये प्राइमरी की होगी, तभी इस टेबल में आके ये फॉरेन की बनेगी। क्लियर, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट टेबल रहेगी हमारे पास में यही गार्जियन टेबल रहेगी और इस गार्जियन टेबल के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। गार्जियन टेबल के अंदर एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो GUID रहेगा, G नेम रहेगा, G फोन रहेगा और G एड्रेस रहेगा, गार्जियंस का
नेम है, गार्जियंस का फ़ोन नंबर है, गार्जियंस का एड्रेस है, और इनके भी हमारे डेटा टाइप्स हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से डेटा टाइप्स रहेंगे? GUID रहेगी 12 डिजिट, आधार नंबर के डिजिट हो सकते हैं, तो ये हमारी कैर रहेगी, मैंने पहले भी अभी बताया था, और ये प्राइमरी की रहेगी। अब इसमें प्राइमरी की रहेगी तभी हमारी जो स्टूडेंट टेबल है उससे लिंक हो पाएगी और वहां जाके ये जो है फॉरेन की बन जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें पहले इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाने होंगे, तभी ये जाके वहां पर फॉरेन की बनेगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की यहाँ पर जी नेम की, तो जी नेम हमारा वही रहेगा कि नेम है तो ये मैक्सिमम हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ले लेंगे 20 और वैरचर ले लेंगे, नॉट नल रखेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जी फोन है, तो फोन नंबर है वो फिक्स 10 डिजिट के होते हैं, कोई हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने हैं, तो कैर ले लो। और नल खाली हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी के पास में मोबाइल नंबर नहीं हो तो वो खाली हो सकता है। दूसरा यूनिक, यानी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर मोबाइल नंबर, खाली तो हो सकता है बट किसी का नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 99999 सबका ऐसे एक ही लिख दिया, तो ऐसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जी एड्रेस है वो भी एक वेरिएबल लेंथ लेंगे, वैरचर लेंगे, और एड्रेस जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, नॉट नल नहीं होगा। ये हमारे सेकंड टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। इन सबको हम प्रैक्टिकल के अंदर बनाएंगे अभी। अगर नेक्स्ट में बात करूं यहां पर, वो टेबल रहेगी हमारी अटेंडेंस टेबल। अटेंडेंस टेबल के अंदर भी हमारे पास में अटेंडेंस डेट रहेगी, रोल नंबर रहेगा, अटेंडेंस का स्टेटस रहेगा। अब यहां पर एक चीज आप नोट करना कि अटेंडेंस की जो डेट होगी वो भी यूनिक है और रोल नंबर भी यूनिक है। तो क्या इन दोनों को प्राइमरी की बना सकते हैं? बिल्कुल आप इन दोनों को प्राइमरी की बना सकते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। दो को अगर आप बना रहे हो तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोल सकते हो। आप इसी से भी एक्सेस करवा सकते हो पूरे डेटा को, और इससे भी एक्सेस करवा सकते हो। और इस रोल नंबर को आप इसमें फॉरेन की भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि रोल नंबर हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की है, इसलिए इस टेबल से इसको लिंक करेंगे तो हमारे पास में इस टेबल के अंदर वो फॉरेन की बन जाएगी। अटेंडेंस स्टेटस की बात करें तो या तो P आएगा या फिर A आएगा, इसलिए इसके अंदर फिक्स है कि कैर लेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू आएगी, या तो A आएगा या P आएगा, और इसको नॉट नल, मतलब एब्सेंट या प्रेजेंट को हम खाली नहीं छोड़ सकते, या तो एब्सेंट लगाएंगे या फिर प्रेजेंट लगाएंगे। ये हमारी अटेंडेंस की टेबल हो गई। रिकॉर्ड इसके अंदर कैसे इंसर्ट करवाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीजें हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर MySQL के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करेंगे, जो अभी मैंने सिंटैक्स आपको बताया था। उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करना है, MySQL के अंदर जाना है, प्रॉम्प्ट के आगे आपको लिखना क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल के आगे आपको नाम लिखना है टेबल का, जिस नाम से आप टेबल बनाओगे वो आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। क्या नाम लिखोगे, स्टूडेंट नाम, क्योंकि टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब आप आगे वन लाइन में भी लिख सकते हो, एंटर भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था कि प्रॉम्प्ट इस तरीके से आ जाएगा, और उसके आगे आप लिखोगे कॉलम का नाम, स्पेस देके डेटा टाइप, और स्पेस देके कॉन्स्टेंट्स, और इसको सेपरेट करोगे, किससे, कॉमा से सेपरेट करोगे, सेमीकोलन मत लगाना, कॉमा लगाना, और उसके आगे आप जो भी लिखोगे एस नेम, वैरचर। अब इसको देखो हमने क्या किया, यहाँ पर नॉट नल नहीं लिखा, मत लिखो, कोई इश्यू नहीं, बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। एज डेट ऑफ बर्थ, डेट लिखा, इसको भी हमने आगे कुछ नहीं लिखा, कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, इसके भी नहीं लगाया, इसके भी नहीं लगाया, किसी के भी हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाया। यूज टू सेपरेट एट्रीब्यूट कॉलम्स, किसको, कॉमा को, यानी यूज कॉमा, कॉमा को यूज लेंगे कहां पर, जब आप कॉलम को एट्रीब्यूट करोगे। एक कॉलम पूरा हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको आगे इसी एक लाइन में भी आप लिख सकते हो। एंड ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट विथ ए सेमीकोलन, भाई एंड करोगे जब आप क्या करोगे, सेमीकोलन से लगाओगे, ये चीज में मैंने पहले बता दी थी आपको। ये मार्कर शो होगा कब, जब आपकी कमांड कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आपको कॉमा लगाना है कब, प्राइमरी जो की है, सॉरी जो आपका एक कॉलम है उसको दूसरे कॉलम से सेपरेट करना चाहते हो तो। एंड करने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना है, और न्यू लाइन में जाने के लिए आप जब भी न्यू लाइन में जाओगे तो इस तरीके का आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा। इसका मतलब आप नई लाइन में आ गए और आपका स्टेटमेंट है वो एंड नहीं हुआ है अभी तक। आप जब इसको एंड करोगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया और लास्ट में आपने क्या किया, एंटर दे दिया, तो जैसे ही नीचे वाली लाइन में आओगे तब भी आपको इसी टाइप का क्या दिखेगा, प्रॉम्प्ट दिखेगा। तब आप क्या करोगे, आगे आप क्या करोगे, सीधा सा सेमीकोलन लगा देना और एंटर कर देना, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्राइब स्टेटमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब स्टेटमेंट क्या करता है, आपकी जो अभी आपने टेबल बनाई है उस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए। भाई अभी आपने टेबल बनाई,
जो स्कीमा आपने तैयार किया था उस स्कीमा को देखने के लिए कि आपने जो टेबल बनाई वो कैसी दिख रही है, यानी उसमें रिकॉर्ड्स तो नहीं है लेकिन उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब को यूज में लेते हैं। तो वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग द डिस्क्राइब स्टेटमेंट। डिस्क्राइब को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो और टेबल का नाम लिखोगे, तो उसके बाद में क्या होगा, आपकी टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा। सर हम डिस्क्राइब नहीं लिखे तो आप DESC भी लिख सकते हो और इससे भी क्या हो जाएगी, आपकी टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर लगाओगे DESC स्टूडेंट, जैसे आप DESC स्टूडेंट लगाओगे तो आपको इस स्टूडेंट के का क्या होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। किस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा, इस टाइप से आपके पास में स्ट्रक्चर तैयार होके यहाँ पर दिखेगा। जैसे ही आप DESC स्टेटमेंट यूज लेते हो तो आपको इस टाइप की क्या होगी, एक टेबल दिखेगी, यानी एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपकी टेबल का, और उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, सबसे पहले फील्ड दिखेंगे कि आपके कॉलम के नाम क्या क्या है, दूसरा दिखेगा उनके सबके डेटा टाइप्स क्या हैं, तीसरा नल दिखेगा कि उनके अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है, तो सभी में यस आएगा, और यहाँ पर प्राइमरी की में आपको नो दिखाई देगा, फिर की दिखाई देगी। डिफॉल्ट में सभी की वैल्यू नल होती है, उसके बाद में आप नॉट नल वगैरह डिफाइन कर सकते हो, और एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली दिख रहा है एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, MySQL के ऊपर ये कमांड्स वगैरह कैसे लगाते हैं, टेबल कैसे दिखती है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल बेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।